हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की कहानी शुरू होती है सहारनपुर से। और सहारनपुर का एक शराब कारोबारी जो कि सौरभ बब्बर नाम का एक आदमी, इसकी पत्नी जिसका नाम मोना बब्बर रहता है। यह सौरभ अपनी पत्नी को 9 अगस्त साल 2024 के दिन अपनी पत्नी को उसके मायके उसके माता पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और इसके साथ इसके 2 बच्चे, जिसमें इसका बड़ा लड़का 11 साल का और इसकी छोटी लड़की 7 साल की रहती है। यह अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके के लिए निकल जाता है। लेकिन ये अपनी पत्नी के मायके जैसे ही पहुंचता है, वहां सबसे मिलने के बाद अपने दोनों बच्चों को उसके नाना नानी के यहाँ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वापस निकल जाता है। लेकिन यह अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है हरिद्वार, जहाँ की हरिद्वार के गंगा नदी के पास जाकर यह दोनों पति पत्नी सौरभ और उसकी पत्नी मोना, यह दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ खड़े होकर एक सेल्फी लेते हैं और उस सेल्फी को जो है अपने परिवार वालों को भेज देते हैं। जैसे ही इन लोगों की सेल्फी इन लोगों के परिवार वालों तक पहुँचती है, उनके परिवार वाले जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद से वह लोग अपने बच्चों की तलाश के लिए निकल जाते हैं। तभी पता चलता है कि यह सौरभ अपनी पत्नी मोना के साथ उसी हरिद्वार के गंगा नदी में छलांग लगाकर यह दोनों खुद जो है आत्महत्या कर लिए। पुलिस जब जांच में जुट जाती है तो यह पता चलता है कि यह आखिरी सेल्फी इन लोगों ने जानबूझकर अपने परिवार वालों तक पहुंचाया था और सेल्फी के बाद से इनके परिवार वालों को एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जो कि यह लोग उस दिन जब सौरभ की पत्नी अपने माता पिता के घर अपने बच्चों को छोड़कर आई थी, उन्हीं के साथ यह एक सुसाइड नोट भी लिखी थी और यह सुसाइड नोट अपने माता पिता के घर पर छोड़कर आ जाती है। इधर सौरभ भी उसी सुसाइड नोट का एक कॉपी अपने फैमिली के पास छोड़कर आ जाता है। जैसे ही फैमिली के हाथ इस सेल्फी के बाद उन लोगों की सुसाइड नोट लगती है, सभी लोग जो है दंग रह जाते हैं कि आखिर इन दोनों ने ये इतना सब कुछ करने के बारे में आखिर कैसे सोच लिया। उस सुसाइड नोट से पुलिस को यह पता चलता है कि सौरभ जो था यह करीब 12 साल से एक ज्वेलरी शॉप पर रहता था। किशनपुरा इलाके में सौरभ की अपनी ज्वेलरी शॉप थी, जो कि करीब 12 साल से यह सौरभ अपनी ज्वेलरी शॉप को चला रहा था। लेकिन यह इसका जो ज्वेलरी शॉप था इसका खुद का श्री साईं नाम से था और यह 12 साल के बीच इतने अच्छे से इसकी ज्वेलरी शॉप जो चल रही थी कि यह उसी का एक दूसरा ब्रांच भी दूसरे शहर में डाल चुका था। सब कुछ इसके घर परिवार में अच्छा चल रहा था और सौरभ के पिता जो कि दर्शन लाल थे, यह भी इसी कारोबार में कई दिनों से थे। दोनों बाप बेटे मिलकर इसी कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे थे। इधर सौरभ जो था अपने ज्वेलरी शॉप चलाने के साथ साथ किट्टी कमेटी भी चलाता था। यह किट्टी गोल्ड कमेटी जो कि सौरभ चलाता था, इसी किट्टी गोल्ड कमेटी के जरिए इसे हर एक व्यक्ति से 2000 रुपये महीने के हिसाब से पैसे मिलते थे और इसके पास करीब 7 ऐसी कमेटियां थीं जिसमें कि 20 मेंबर्स इसके अंदर काम करते थे। और 7 ऐसी कमेटियों में जो कि किट्टी गोल्ड कमेटी यह चला रहा था सौरभ, उसमें करीब 1400 आदमी इससे जुड़ चुके थे। यह सब कुछ इसका बिजनेस भी आगे बढ़ रहा था और इसकी ज्वेलरी शॉप भी अच्छी खासी कमाई महीने की हो जा रही थी। यह दोनों बाप बेटे मिलकर अपना ज्वेलरी शॉप चलाने के साथ साथ इस किट्टी गोल्ड कमेटी को भी बहुत आगे तक बढ़ा चुके थे। लेकिन जैसे यह किट्टी गोल्ड कमेटी 20 महीने की रहती थी और 20 महीने के अंदर जैसे ही सौरभ के पास
5 करोड़ 60 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। सौरभ जो है एक बहुत बड़े सोने के व्यापारी को यह पूरे पैसे दे देता है ताकि वह सोने की जेवरात उसे बनाकर दे दे और वह जेवरात को यह अपने ग्राहकों को दे। बीच बीच में यह लॉटरी भी करवाता था अपनी दुकान पर सभी ग्राहकों के बीच, जिसमें से कि कुछ ग्राहकों के बीच अगर कोई खास उपहार आ जाता था तो वह लोग काफ़ी खुश हो जाते थे। इसी प्रकार से हर एक नए ग्राहक इसके किट्टी गोल्ड कमेटी के साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन सौरभ को यह सब बात नहीं पता था कि एक दिन वह अचानक फंस भी सकता है। जैसे सौरभ 5 करोड़ 60 लाख रुपए उस सोने के व्यापारी को देता है, उस व्यापारी का मन बदल जाता है और वह पूरे पैसे लेने के बाद इस देश को छोड़कर फरार हो जाता है। उधर वह आदमी तो पूरे पैसे लेकर फरार हो जाता है, लेकिन इधर जब सौरभ बचता है, अब इसके पास सारे आदमी एक एक करके आना स्टार्ट कर देते हैं अपने पैसे के लिए। सौरभ बिना किसी को कुछ बताए, उसे लगता है कि अगर वह सबसे यह बात बता देगा तो कहीं ना कहीं सारे आदमी एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे उसकी दुकान और घर पर अपने पैसे को वापस लेने के लिए। इसी बात से सौरभ जो है इस बात को छिपाता है और एक एक करके सभी आदमियों के पैसे देना शुरू करता है। लेकिन इसके दुकान की कमाई अब जो है धीरे धीरे ठप हो जाती है, जिससे कि यह काफ़ी महंगे ब्याज पर पैसे लेकर सभी आदमियों को वापस देता है। इसी बीच ना तो यह कोई लॉटरी ड्रॉ करवाता है, ना ही यह सभी ग्राहकों को कोई भी ऐसी जेवरात दे पाता है जो कि हर महीने सभी आदमी पैसे इसे टाइम पर देते थे। अब यह महंगे ब्याज पर पैसे लेकर सभी आदमियों को वापस तो करता है, लेकिन यह हर महीने इतने महंगे ब्याज भरने में कहीं ना कहीं अब इसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे कि यह हर जगह से कर्ज ले लेकर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। उसके बाद सौरभ को लगता है कि अब यह ना तो किसी का ब्याज दे पा रहा है, इधर सभी आदमी इसके दुकान पर चक्कर काटने लगते हैं जो कि 20 महीने तक इसे पैसे दिए थे। हर एक आदमी का 40,000 रुपया करके 1400 आदमियों को पैसे लौटाना था, जिससे कि यह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। अब इसे लगता था कि इसके पास कोई भी चारा नहीं है, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ यह पूरी बात शेयर करता है और यह अपने फैमिली और अपने बच्चों के लिए अपने दुकान और घर के साथ किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं कुछ करना चाहता था जिससे कि उसके परिवार और उसके बच्चों को आगे चलकर कोई भी दिक्कत हो। इसीलिए यह अपनी पत्नी मोना के साथ यह फैसला लेता है कि वह अपने दोनों बच्चे को उसके नाना नानी के हवाले कर दे और यह दोनों एक साथ मिलकर जो है आत्महत्या कर लें। इसीलिए यह पति पत्नी 9 अगस्त साल 2024 दिन शुक्रवार यह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है, जहां दोनों बच्चों को उसके नाना नानी के हवाले कर यह दोनों एक साथ हरिद्वार के गंगा के पास पहुंचते हैं और वहां से एक सेल्फी लेने के बाद यह दोनों उसी गंगा नदी में छलांग लगा देते हैं। सौरभ बब्बर की 100 तो पुलिस के हाथ मिल जाती है 1-2 दिन के बाद ही, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी मोना का 100 जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अभी भी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में लगी हुई है। पुलिस को सुसाइड नोट से उसकी पत्नी का भी यही बयान सामने आया है कि अब वह अपने पति को इस हाल में नहीं देखना चाहती और वह अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ दे रही है, क्योंकि उसे अपने माता पिता के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और वह अपने बच्चों के लिए अपनी ज्वेलरी शॉप और अपने घर को छोड़ दे रही है। इधर सौरभ बब्बर के पिता दर्शन लाल भी पुलिस को यही कह रहे हैं कि अगर उन्हें जरा सी भी इस बात की भनक तक होती कि उनके दोनों बच्चे जो हैं इस प्रकार के कुछ भी घटना को अंजाम देने वाले हैं या फिर ऐसी कोई भी कदम उठाने वाले हैं, तो वह उन्हें ऐसा करने से रोक देते। सौरभ के पिता का कहना है कि उन्हें इस बात के बारे में सौरभ कभी भी नहीं बताया था, ना ही
किसी भी बात का जिक्र किया था कि वह इतने ज़्यादा कर्ज में फंस चुका है। सौरभ के ऊपर करीब 10 करोड़ रुपए का कर्ज आ चुका था, जिससे कि वह और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। वह उस सुसाइड नोट में यह भी लिखा रहता है कि वह अब कर्ज से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और उससे अब इतने महंगे ब्याज नहीं दिए जा रहे हैं और ना ही वह अब किसी का कर्ज चुका पा रहा है, ना ही वह किसी व्यक्ति के पैसे वापस कर पा रहा है, ना ही वह इतने महंगे ब्याज को अब भर सकता है। इसीलिए वह अपने कर्ज से तंग आकर अपनी पत्नी के साथ खुद ही आत्महत्या करने का फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।